गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं रीना महला आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अन अकेडमी लगातार प्रयास करता है आपकी यूपीएससी सीएससी की जर्नी को आसान बनाने के लिए। इसके लिए इन सभी बेस्ट एजुकेटर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया गया है अन अकेडमी के द्वारा। अन अकेडमी आप लोगों को वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आसान बनाया जा सके। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अन अकेडमी हर संडे को कॉम्बैट का आयोजन करता है। ये एक टेस्ट होता है जिसमें 56 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिसमें जो सवाल रहते हैं वो हमारे यूपीएससी सीएससी के सिलेबस के ओरिएंटेड होते हैं। 60 मिनट का टाइम होता है और इस 60 मिनट में आपको 56 क्वेश्चन करने होते हैं। याद रखिएगा 2 जनवरी को हमारे कॉम्बैट का आयोजन होने वाला है। सुबह 11 बजे ये टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसमें जिन भी स्टूडेंट को टॉप 500 रैंक मिलेगा उन्हें स्कॉलरशिप अन अकेडमी प्रोवाइड करेगा। याद रखिए 4 करोड़ का पूल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं। क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे हमारे जो टॉप एजुकेटर्स होते हैं वो वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किए करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं ये हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं। यानी आप लोगों की प्रिपरेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं लाइव अपने कंपटीशन के सामने। ठीक है, और उसके अलावा मैं हूँ रीना महिला। दोस्तों, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। राइट नाउ आई एम परसिंग एमए इन इकोनॉमिक्स। उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, अरिहंत पब्लिकेशन के अंदर एडिटर के रूप में काम किया, सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम किया है। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। जिस भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको मेरी क्लास के लिंक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, याद रखिए अन अकेडमी आप लोगों को वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून स्टे वार्म। ठीक है, सो साथ में बने रहिए। अन अकेडमी वेरियस कोर्सेज आप लोगों के लिए लेके भी आया है और लेके आने वाला भी है। ठीक है, अन अकेडमी आप लोगों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कोर्सेज प्रोवाइड करता है जहाँ पे जो है लाइव मेंटरशिप आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। स्टडी प्लानर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई जाती है। ठीक है, आंसर्स की यहाँ पे इवेल्युएटेड आंसर्स जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। पर्सनल फीडबैक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है ताकि इन फ्यूचर आप अपने आंसर्स की क्वालिटी को एनहेंस कर सकें। ठीक है, उसके अलावा याद रखिए अन अकेडमी जो है यहाँ पे लाइव इंटरैक्टिव सेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। उसके अलावा अन अकेडमी लोन की सुविधा भी आपको देता है। कोई भी फाइनेंशियल बाधा होने पे तो अन अकेडमी आपको लोन की सुविधा देता है जिसमें 0% इंटरेस्ट रेट, नो प्रोसेसिंग फीस एट ऑल, फ्लेक्सिबल टेन्योर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। मिनिमल पेपर वर्क जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे अब आप अपनी फीस को मंथली चार्जेस भी अब आप पे कर सकते हैं। 200 के आसपास फी आपको पे करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आई प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और रेफरल कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं M REENA10 रेफरल कोड यूज करने पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड देन आपको फी पे करनी होगी 3800 के आसपास। सेम वे से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे आपकी मंथली फीस रहेगी 6200 के आसपास। रेफरल कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं M REENA10, 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड देन आपको फी पे करनी होगी 5500 के आसपास। ठीक है, अन अकेडमी आप लोगों को ऑप्शनल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है जिसमें आपकी मंथली फीस रहेगी 2200 के आसपास। सेम वे से यहाँ पे रेफरल कोड इस्तेमाल करने पे M REENA10 रेफरल कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड देन फी पे करनी होगी 2000 के आसपास। ठीक है, सो टॉपिक है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आज दिन है हमारा पॉलिटी के डिस्कशन का। सैटरडे संडे को हमारी पॉलिटी की डिस्कशन होती है। लास्ट क्लास में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हमारा एक क्विक सेशन है, ये पीटी 2022 को ध्यान में रखते हुए एक क्विक रिवीजन है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो पहली बार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किसके द्वारा की गई थी तो याद रखिएगा 1934 के अंदर। ठीक है, सो पहली बार 1934 के अंदर M N रॉय ने कहा कि देखो भाई भारत के अंदर ना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जानी चाहिए जो भारत के संविधान का निर्माण करेगा। ठीक है, सो 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र हुआ था। ठीक है, सो पहली बार M N रॉय ने कहा कि भारत का जो संविधान बनाया जाना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाना चाहिए और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली निर्मित की जानी चाहिए। पहली बार जो है M N रॉय ने इसके बारे में कहा था। ठीक है, पहली बार M N रॉय के द्वारा इसके बारे में कहा गया था। ठीक है, फिर 1935 के अंदर
1934 में इन्होंने कह दिया। उसके बाद 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, अपनी एक ऑफिशियल डिमांड दी, ठीक है। सो अपनी ऑफिशियल डिमांड में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि भारत जो है अपने संविधान का निर्माण करेगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा पहले, फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है भारत के संविधान का निर्माण करेगी। और यहाँ पे ये डिमांड पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1935 में रखी गई, ठीक है। 1935 में पहली बार ये डिमांड रखी गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1938 के अंदर, 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे बिना किसी इंटरफेरेंस के, किसी भी इंटरफेरेंस के यहाँ पे भारत जो है अपने संविधान का निर्माण करेगा, ठीक है। सो बेसिकली भारत जो स्वतंत्र भारत होगा वो अपने संविधान का निर्माण खुद करेगा, बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, ठीक है, जो हमारे संविधान का निर्माण करेगी, ये इसका चुनाव कैसे होगा, बेसिकली इसका चुनाव होगा एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, इसमें जो मेंबर्स चुने जाएंगे ये इलेक्टेड सदस्य होंगे, जिनका चुनाव एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे होगा, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे होगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये आजाद भारत के संविधान का निर्माण करेगी, ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1938 में कहा गया ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनली अंग्रेजों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो डिमांड एक्सेप्ट की गई थी ये 1940 में एक्सेप्ट की, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे 1940 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त ऑफर के रूप में, जो 1940 में यहाँ पे आया था, अगस्त ऑफर के रूप में भारत की ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। सो भारत की डिमांड एक्सेप्ट कर ली 1940 में, ठीक है भाई, तुम बना लेना अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक मेंबर थे बेसिकली इस कैबिनेट के, इन्होंने भी एक ड्राफ्ट प्रपोज किया, ठीक है, इन्होंने भी ये एक ड्राफ्ट प्रपोज किया कि आप अपने संविधान को कैसे बनाएंगे, उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया, पर वो जो ड्राफ्ट था वो रिजेक्ट कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। सो यहाँ पे क्रिप्स मिशन जो आया, उसने जो प्रपोजल दिया वो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्या कारण था, देखो यहाँ पे बेसिकली जो मुस्लिम लीग था उसकी डिमांड थी कि उनको क्या करना है, उनको बेसिकली दो सेपरेट देश चाहिए, ठीक है। सो उनको बेसिकली उनकी डिमांड थी भारत और पाकिस्तान जो है दो अलग अलग देश होने चाहिए और दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इन कंट्रीज का संविधान तैयार करेंगी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्रिप्स प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। सो यहाँ पे रीजन क्या था, इनका जो रीजन था, इन्होंने डिमांड किया था कि टू ऑटोनोमस कमीशन होंगे, दो ऑटोनोमस कमीशन होंगे जो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगी, वो ही भारत और पाकिस्तान के संविधान का निर्माण करेंगे, इसीलिए क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने। फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाने के लिए एक प्लान यहाँ पे रखा, ठीक है। सो बेसिकली एक स्कीम लाई गई कैबिनेट मिशन के द्वारा, जिसके बेसिस पे भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने, इसको मोर और लेस जो है यहाँ पे वो राजी हो गए कि चलो ठीक है, कैबिनेट मिशन का ये जो प्लान है इससे हम एग्री करते हैं, तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाई जाए, जो यहाँ पे हमारे भारत का जो हमारे संविधान का यहाँ पे निर्माण करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है किसके आधार पे तैयार की गई है, यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे ही नवंबर 1946 के अंदर पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई गई, ठीक है। मेंबर्स की बात कर लेते हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, कितने सदस्य थे इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 389, ठीक है, 389 सदस्य थे इसके अंदर, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया की 296 सीट थी, और यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट थे उनके पास सीटें थी 93 सीट थी, ठीक है। सो टोटल स्ट्रेंथ रखी गई यहाँ पे 389 टोटल स्ट्रेंथ थी, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया के पास थी 296 सीट और प्रिंसली स्टेट के पास थी 93 सीट, ठीक है, 93 सीट, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा 93 सीट जो है यहाँ पे प्रिंसली स्टेट को दी गई थी,
हर प्रोविंस और हर प्रिंसली स्टेट जो है वर अलॉटेड सीट्स इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे हर प्रोविंस और हर प्रिंसली स्टेट को जो सीटों का बंटवारा किया गया था, जो सीटें बांटी गई थी, वो किस आधार पे बांटी गई थी? उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के आधार पे। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के आधार पे ही यहाँ पे सीटों का बंटवारा हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम ब्रिटिश प्रोविंस की बात करते हैं, यहाँ पे सीटों का बंटवारा कैसे हुआ था? बेसिकली यहाँ पे जो सीटें डिवाइड की गई थी वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज के बीच में बांटी गई थी। ठीक है, सो यहाँ पे 3 ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर जो सीटों का एलोकेशन हुआ था वो किसके ऊपर बेसिस था? यहाँ पे सीटें बांटी गई थी, डिवाइड की गई थी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज के बेसिस पे, मुस्लिम्स, सिख और जनरल। ठीक है, इन तीनों की पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के आधार पे ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर सीटों का बंटवारा हुआ था। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे सीटों का बंटवारा हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन था ऑफ ईच कम्युनिटी। ठीक है, सो यहाँ पे सभी के सभी कम्युनिटी को पहली बात तो रिप्रेजेंटेशन मिला था। सो यहाँ पे हर कम्युनिटी को के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है, हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बेसिकली इलेक्ट किया गया था। ठीक है, और इलेक्ट किसने किया था? इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर जो जिस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे उसी कम्युनिटी के मेंबर के द्वारा उन्हें चुना गया था। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, वोटिंग के माध्यम से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेंबर्स का चुनाव हुआ। ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हर कम्युनिटी को उसकी कम्युनिटी के मेंबर्स ने ही वोट किया, इसी आधार पे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे और यहाँ पे वोटिंग का आधार था और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। तो ठीक है, यह थी बात यहाँ पे प्रोविंसेस की। प्रिंसली स्टेट की बात करें तो प्रिंसली स्टेट में चुनाव के द्वारा मेंबर्स नहीं इलेक्ट किए गए थे, यहाँ पे मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, प्रोविंसेस के अंदर प्रोविंसेस में हमने देखा, प्रोविंसेस में मेंबर्स का चुनाव हुआ था। ठीक है, प्रोविंसेस में सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल करके मेंबर्स का चुनाव हुआ था और वोटिंग यहाँ पे किसके द्वारा की गई थी? जिस भी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हीं के मेंबर्स के द्वारा यहाँ पे चुने गए। ठीक है, उन्हीं के द्वारा वोट की गई। जो प्रिंसली स्टेट थे वहां पे मेंबर कैसे चुने गए? वहां पे मेंबर्स के लिए यहाँ पे बेसिकली इलेक्शन नहीं हुआ था, इन्हें नॉमिनेट किया गया था। बेसिकली हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट, जो भी प्रिंसली स्टेट के हेड थे उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए थे मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे कुछ सदस्य इलेक्टेड थे, कुछ यहाँ पे बेसिकली नॉमिनेटेड थे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कुछ मेंबर जो है पार्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे, यहाँ पे पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर भी थे। ठीक है, सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सदस्य कैसे थे? पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। ठीक है, पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सो यहाँ पे नॉमिनेटेड सदस्य भी थे और इलेक्टेड सदस्य भी थे। ठीक है, सो यहाँ पे जो सदस्य थे, जो मेंबर्स थे, वो इनडायरेक्टली चुने गए थे। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर and who themselves were elected on a limited franchisee। ठीक है, सो बेसिकली लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेसिस पे प्रोविंसेस के अंदर मेंबर्स का चुनाव हुआ था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो इलेक्शंस हुए थे, द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। ठीक है, तो 1946 के अंदर ही यहाँ पे चुनाव हो गए थे। ठीक है, जिसमें 208 सीटें मिली थी कांग्रेस को। ठीक है, चुनाव हुए थे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिसमें से 208 सीटें मिली थी कांग्रेस को और 73 सीट पे जीत हुई थी मुस्लिम लीग की। ठीक है, जो अन्य इंडिपेंडेंट और स्मॉल ग्रुप थे उनको 15 सीटें मिली। तो यहाँ पे जो अगस्त 1946 में चुनाव हुए, उन चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी और जो स्मॉल और इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे, अदर जो सीट्स थी, ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट सीट्स थी, उनमें से 15 सीटें उन्होंने जीत ली। ठीक है, हाउएवर जो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है,
यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट थे वहां पे क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बाइकआउट करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो 93 सीट थी, ठीक है, ये जो 93 सीट थी प्रिंसली स्टेट की, यहाँ पे ये फिल नहीं की गई, ये खाली छोड़ दी गई। ठीक है, क्यों छोड़ दी गई? क्योंकि यहाँ पे प्रिंसली स्टेट ने डिसाइड किया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बेसिकली इससे दूर रहेंगे, बाइकआउट करेंगे, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे 389 जो है टोटल सीट थी, जिसमें से 93 सीट जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स की थी, और यहाँ पे 296 सीट। ठीक है, सो बेसिकली 296 सीट जो है यहाँ पे 296 सीट किसकी थी? यहाँ पे 296 सीट जो थी ये यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स प्रोविंसेस की थी। ठीक है, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट में यहाँ पे 296 और यहाँ पे 93 सीट्स दी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है, जिसमें से 208 सीटें जीती कांग्रेस ने, 73 सीट मुस्लिम लीग ने, और यहाँ पे 15 सीट जो है अन्य दलों के द्वारा जीती गई। 93 सीट जो है प्रिंसली स्टेट की वो खाली छोड़ दी गई। ठीक है, खाली छोड़ दी गई थी। ठीक है, सो इतना इसी चीज याद रखिएगा। उसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने देखा कि सभी को यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। ठीक है, सो भले ही इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सभी धर्मों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, सभी को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया था, भले ही महिलाएं हो, एससी हो, एसटी हो। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, ये सभी की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, जिसके द्वारा यहाँ पे भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, सो यहाँ पे मोरलेस जितने भी एमिनेंट पर्सनैलिटी थे वो सारे के सारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बने थे। पर एक एक्सेप्शन थी यहाँ पे, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे। मोर और लेस सभी के सभी एमिनेंट पर्सनैलिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे, पर याद रखिएगा महात्मा गांधी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ठीक है, वर्किंग की अगर हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग की अगर हम बात करते हैं, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, सो यहाँ पे पहली मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस समय पे मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बाइकआउट किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग को बाइकआउट किया था। क्यों यहाँ पे बाइकआउट किया गया था? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की इन्होंने सेपरेट पाकिस्तान की मांग जो है इन्होंने कर दी थी। ठीक है, सो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बाइकआउट किया और अपनी जो डिमांड थी, जो मांग थी एक सेपरेट स्टेट की पाकिस्तान के रूप में, वो इन्होंने तेज कर दी थी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पाकिस्तान जो है शामिल नहीं हुआ। ठीक है, सो केवल यहाँ पे 211 मेंबर ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग के अंदर शामिल हुए। ठीक है, सो इस समय पे 9 दिसंबर 1946 को एक टेम्परेरी रूप पे प्रेसिडेंट चुने गए थे। कौन थे यहाँ पे? याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सो यहाँ पे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, सो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पहले भारतीय थे सच्चिदानंद सिन्हा, यहाँ पे लॉ मेंबर के रूप में सबसे पहले शामिल हुए थे। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को जब पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई, इस मीटिंग के जो चेयरपर्सन बनाए गए, जो प्रेसिडेंट बनाए गए टेम्परेरी रूप से, वो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर परमानेंट प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। ठीक है, वो कौन चुने गए? बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाए गए। उसके अलावा प्रेसिडेंट के अलावा 2 यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। ठीक है, सो एक थे यहाँ पे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णमाचारी, जो है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2 वाइस प्रेसिडेंट थे HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ठीक है, देन अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी प्रावधान यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर प्रस्तुत किए गए थे आज के समय पे, वो सारे के सारे प्रोविजन जो है हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे प्रियम्बल के अंदर ये सारे के सारे प्रोविजन जो है मेंशन किए गए हैं। 13 दिसंबर 9 दिसंबर को हमारी पहली मीटिंग हो गई थी, 13 दिसंबर को। ठीक है, 13 दिसंबर को पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है,
13 दिसंबर को पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या प्रावधान थे, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमारे संविधान में क्या क्या फंडामेंटल चीजें होंगी, क्या क्या हमारी फिलॉसफी होगी हमारे संविधान के बनाने के ऊपर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मेंशन की गई थी। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से की पॉइंट, और याद रखना ये सारे के सारे पॉइंट ऑलमोस्ट जो है हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले कहा गया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली डिक्लेयर करती है कि भारत, ठीक है, भारत जो है यहाँ पे अपने संविधान का निर्माण कर रहा है और भारत जो है एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक है। ठीक है, बेसिकली अपने भविष्य का में या बेसिकली अपने फ्यूचर में भारत अपने आप को कैसे गवर्न करेगा उसके लिए संविधान का निर्माण किया जा रहा है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये डिक्लेयर करती है भारत जो है एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक है। इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक का मतलब ये है कि भारत जो है अपने इंटरनल मैटर्स में, अपने एक्सटर्नल मैटर्स में बेसिकली इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है, किसी भी के भी इंटरफेरेंस को अलाउड नहीं करता है भारत। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। उसके अलावा यहाँ पे इस समय पे जो टेरिटरीज ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है, जो भी टेरिटरीज है इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के नाम से आप जिन भी टेरिटरीज को जानते हो, जिन भी राज्यों को, ठीक है, जिन भी राज्यों को, वो सारी की सारी जो है यहाँ पे इंडियन स्टेट, ठीक है, ये भी सारी की सारी जो ब्रिटिश इंडिया है ये सारे के सारे यहाँ पे इंडियन स्टेट्स का निर्माण करेगा। ठीक है, और जो भी भारत का हिस्सा है, जो भी टेरिटरी यहाँ पे भारत का हिस्सा है, पार्ट है भारत का, या भारत के बाहर कोई हिस्सा है, ठीक है, या कोई भी राज्य है, ठीक है, या कोई भी राज्य है भारत की टेरिटरी में आता है, ठीक है, ये सभी के सभी जो है एक यूनियन के रूप में यहाँ पे शामिल होंगे। ठीक है, यानी कि सभी राज्य जो है एक यूनियन के रूप में बने हैं। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब ये है कि सभी के सभी राज्य जो है एक दूसरे के साथ शामिल हुए हैं पर किसी एग्रीमेंट के साथ शामिल नहीं हुए हैं। यहाँ पे एग्रीमेंट के साथ शामिल नहीं है, यहाँ पे राज्य बेसिकली खुद को यूनियन से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राज्य के पास पावर नहीं है कि वो यहाँ पे खुद को इस यूनियन से अलग कर ले। जितने भी भारत की टेरिटरी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल होते हैं। ठीक है, और भारत जो है यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री है जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को खुद हैंडल करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या कहा गया, उसके अलावा बेसिकली यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, यहाँ पे भारत की जितनी भी टेरिटरीज हैं, भारत की जितनी भी टेरिटरी है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जितनी भी टेरिटरीज हैं भारत की, उनको कैसे गवर्न किया जाएगा, उनको गवर्न किया जाएगा जो भी लॉ यहाँ पे हमारे संविधान के अंदर लिखे होंगे। ठीक है, सभी को कैसे गवर्न करेंगे, सभी को यहाँ पे गवर्न करने के लिए हमारे लॉ मेंशन किए गए हैं हमारे संविधान के अंदर। तो इन सभी यूनिट्स को एक साथ यहाँ पे कैसे गवर्न किया जाएगा, कैसे फंक्शन करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या कहा गया, उसके अलावा कहा गया ऑल द पावर और जो अथॉरिटी है, ठीक है, ये जो भारत है, ये जो इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है भारत, ये यहाँ पे जितनी भी पावर है, जितनी भी अथॉरिटी है, ठीक है, जितनी भी पावर, जितनी भी अथॉरिटी है वो कहां से डिराइव करता है, भारत के लोगों से डिराइव करता है। ठीक है, ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पार्ट्स एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे भारत जो है, जो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है, ये अपनी सारी पावर और अथॉरिटी कहां से डिराइव करता है, भारत के लोगों से डिराइव करता है। ठीक है, उसके अलावा इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर कहा गया कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, ये जो है हमारे भारत के लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये भारत के लोगों को गारंटी देता है, सिक्योरिटी देता है कि इन्हें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है तीनों प्रकार के जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है गारंटी देता है, सिक्योरिटी देता है भारत के लोगों को कि भारत के अंदर जस्टिस प्रदान किया जाएगा भारत के लोगों को, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है, सभी को यहाँ पे इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी लोगों को, सभी भारत के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है प्रदान की जाएगी। सभी लोग भारत के समान होंगे लॉ के सामने। ठीक है, यहाँ पे वेरियस फ्रीडम भी इंश्योर की गई है,
कई सारी फ्रीडम दी गई है, जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट हमारे भारत के लोगों को होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप जो है इंश्योर की गई है, ठीक है। उसके अलावा वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक मोरालिटी, इन सभी की फ्रीडम भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारे संविधान के अंदर मेंशन की गई है, जो हमारे भारत के लोगों को गारंटी देता है कि आपको ये सारी की सारी फ्रीडम दी जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा क्या किया गया, यहाँ पे एडिक्वेट सेफगार्ड प्रदान किया जाएगा भारत के अंदर जितनी भी माइनॉरिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। भारत की जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, भारत में जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, भारत के जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, उन सभी को सेफगार्ड किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, हमारा संविधान बेसिकली इंश्योर करेगा कि इन सभी को भारत के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेफगार्ड प्रदान किया जाएगा, इनके इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। किस किस के इंटरेस्ट को, जितनी भारत के अंदर माइनॉरिटी है, बैकवर्ड क्लासेस है, ट्राइबल एरियाज हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जितने भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, सेफगार्ड प्रदान किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया, ठीक है। उसके अलावा भारत के अंदर इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखी जाएगी, ठीक है। और जो टेरिटरी है, ठीक है, where shall be maintained the integrity of the territory of the republic and its sovereign right, ठीक है। सो बेसिकली भारत जो है यहाँ पे जो है जितने भी टेरिटरीज है, जितना भारत की जो टेरिटरी है वो यहाँ पे अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा। भारत एक रिपब्लिक होगा, भारत अपने सोवरेन अधिकार जो होंगे अपनी लैंड के ऊपर, जो अपना सी है, हमारी एयर है, उसके ऊपर हमारा सोवरेन अधिकार होगा। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का इनजस्टिस, किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली इन सभी के आधार पे हम अपने भारत के नागरिकों को जस्टिस देंगे, लॉ के आधार पे ही हम सभी के हितों की रक्षा करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे जितने भी वर्ल्ड लेवल पे कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे पीसफुल मैनर से उसको डील करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या कहा गया कि दिस एंशिएंट लैंड attains its rightful and honored place in the world and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैन वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे शांति स्थापित करने के लिए भारत लगातार प्रयास करेगा। भारत जो है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेगा, इसके लिए लगातार प्रयास करेगा। और भारत जो है अपने ऑनर्ड, पूरी दुनिया के अंदर अपने ऑनर्ड प्लेस को सिक्योर करता है, ठीक है। उसके अलावा भारत लगातार यहाँ पे मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए लगातार प्रयास करेगा, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए लगातार भारत जो है एफर्ट यहाँ पे करेगा, ठीक है। उसके अलावा देखो ये सारे के सारे प्रावधान जो है बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर प्रस्तुत किए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। असेंबली ने इसको 22 जनवरी 1947, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को यूनानिमसली इसे अडॉप्ट किया गया, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो प्रियम्बल है वो मॉडिफाइड वर्जन है हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, ठीक है। सो इतनी सी बात समझ आई। उसके बाद जो है चेंजेस मेड बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस, जो इंडिपेंडेंस एक्ट था, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा क्या क्या चेंजेस आए थे, ठीक है। सो बेसिकली 1947 यहाँ पे अगस्त 1947 के अंदर क्या हुआ, अगस्त 1947 में जो प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बेसिकली बाइकआउट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इन्होंने बेसिकली एंट्री कर ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ठीक है। सो मेजर चेंज यहाँ पे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एंट्री हो गई हमारे प्रिंसली स्टेट की, ठीक है, जिन्होंने बाइकआउट किया था बेसिकली 1946 के अंदर। अगस्त 1947 में इन्होंने अपनी अपनी सीटें जो है फुलफिल कर ली, एक्सेप्टेंस जो है यहाँ पे हो गई कि अब जो है हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होंगे, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे 3 जून 1947 को जो माउंट बेटन प्लान जैसे ही एक्सेप्ट हुआ और जिसमें कहा गया भारत जो है 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है, भारत और पाकिस्तान में, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही देखने को मिला हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कि प्रिंसली मोर और लेस सभी प्रिंसली स्टेट ने यहाँ पे अपनी अपनी सीटें जो है यहाँ पे फिल कर दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इन्होंने डिसाइड किया था कि ये
बेसिकली अपना ये शामिल होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और भविष्य के जो संविधान का निर्माण हो रहा है उसमें ये शामिल होंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे उसके बाद जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने बेसिकली यहाँ से बाइकआउट कर लिया था, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जैसे ही प्रिंसली स्टेट आए थे, प्रिंसली स्टेट की एंट्री हुई थी और मुस्लिम लीग के मेंबर्स का बाइकआउट नहीं हुआ था, एक्चुअली आ गए थे इसमें, ठीक है, शामिल हो गए थे। क्यों? क्योंकि इनकी मन की बात हो गई थी। 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन प्लान मिला था, जो एक्सेप्ट हुआ था, उसमें यहाँ पे इनकी जो डिमांड थी उसको मान लिया गया था, ठीक है, इसको मान लिया गया था। चलो देखिए, इसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हमारे बेसिकली इंडिपेंडेंस एक्ट के आने के बाद। तो देखो, असेंबली वॉज मेड अ फुली सॉवरेन बॉडी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो बॉडी थी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये फुली सॉवरेन बॉडी बेसिकली बनाई गई, एंड विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कहा गया आप आजाद हो अपने संविधान के निर्माण के लिए, आपका जो मन करता है, जैसा मन करता है, आप अपने भविष्य के लिए ऐसे संविधान का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट और ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पे पावर दी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के संबंध में कोई भी लॉ बनाया हो, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल हो, आप किसी भी तरीके से उसको एब्रोगेट कर सकते हो, आप उसको ऑल्टर कर सकते हो, आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली आप अपने संविधान को जैसा आपका मन चाहे, आप फुली सॉवरेन हो, उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये बेसिकली फंक्शन जो है दो सेपरेट बॉडी के रूप में काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी काम करेगी, और उसके अलावा ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में भी काम करेगी, ठीक है। जो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग का काम होता है, कि जो भी यहाँ पे भारत को गवर्न करने के लिए ऑर्डिनरी लॉज की जरूरत होगी, उनका निर्माण भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया जाएगा, और भारत के भविष्य का जो संविधान तैयार किया जा रहा है, उस समय पे कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में भी काम करेगी, ठीक है। सो बेसिकली दो सेपरेट फंक्शन इसको असाइन किए गए थे, एक था लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करना, और दूसरा था कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में काम करना, ठीक है। सो जब ये बॉडी बेसिकली ऑर्डिनरी लॉ बनाती है, लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करती है, उस समय पे बेसिकली इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, इसके ये किसके द्वारा चेयर की जाएगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, जीवी मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर के द्वारा जो है ये बेसिकली प्रिसाइड की जाएगी, चेयर की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जब ये बॉडी बेसिकली यहाँ पे संविधान निर्माण का काम करेगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में काम करेगी, वहां पे इसके अध्यक्ष कौन होंगे, उस केस में यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पे चेयर के प्रिसाइड करेंगे इसको, जब ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में काम करेगी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या काम, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो अलग अलग फंक्शन प्रदान किए गए। एक तो ये कि भारत के ऑर्डिनरी लॉज का निर्माण करेगी, डे टू डे जो के फंक्शंस के लिए जो लॉ की जरूरत होती है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करेगी, और जब ये बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करेगी तो इसके अध्यक्ष होंगे जीवी मावलंकर, ठीक है। उसके बाद जब यही बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब संविधान निर्माण का काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में काम करेगी, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तब इसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सो दो यहाँ पे दो फंक्शन जो है, दो सेपरेट फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को असाइन किए गए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारे पहली पार्लियामेंट थी, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली 1947 में जब हमें आजादी मिली, भारतीय जो इंडियन जो डोमिनियन लेजिस्लेचर थी हमारे इंडिया की पहली पार्लियामेंट कौन सी थी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही हमारी पहली पार्लियामेंट थी, ठीक है। सो बेसिकली इसने फंक्शन करना कब स्टार्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बेसिकली इसने अपना बना दिया था, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे दो फंक्शन में से एक फंक्शन जो तो इसका फिनिश हो गया था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान निर्माण का काम खत्म हो गया था। पर ये काम तो देखो हमारा खत्म हो गया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का तो काम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम तो पूरा हो गया 26 नवंबर 1949 को, पर लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में इसने तब तक काम किया जब तक हमारी नई पार्लियामेंट का गठन नहीं हो गया था, ठीक है। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम 26 नवंबर 1949 को खत्म हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम खत्म हो गया था, बट लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में इसने तब तक काम किया था जब तक यहाँ पे बेसिकली
भारत का के अंदर नई असेंबली नहीं चुनी गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे मुस्लिम लीग के मेंबर्स की अगर हम बात करें, सो मुस्लिम लीग विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मुस्लिम लीग ने, ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने जैसे ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भारत से के जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इससे विड्रॉ कर लिया। ठीक है, इससे विड्रॉ कर लिया। ठीक है, सो 389 टोटल मेंबर थे यहाँ पे, 389 टोटल मेंबर्स थे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे याद रखिए 389 में से यहाँ पे जो मेंबर्स बच गए वो बचे 299। टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे कितनी बची है, 299 स्ट्रेंथ बची है जब मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ कर लिया गया और विड्रॉ करने के बाद टोटल मेंबर्स कितने बचे, 299 यहाँ पे टोटल मेंबर्स बचे थे। ठीक है, 389 में से हमारे 296 जो थे ये प्रोविंसेस के सदस्य थे और 93 सीट जो है यहाँ पे प्रिंसली स्टेट को दी गई थी। ठीक है, सो यहाँ पे 389 में से 299 टोटल सीट्स बची। ठीक है, 299 में से 229 सीट जो है यहाँ पे प्रोविंसेस को अलॉट की गई एंड यहाँ पे प्रिंसली स्टेट के लिए केवल 70 सीटें बची थी। ठीक है, यहाँ पे जब मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया, मुस्लिम लीग के विड्रॉ करने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 299 और यहाँ पे जो प्रोविंसेस थी उनकी सीट थी 229 और यहाँ पे प्रिंसली स्टेट की जो सीट बची थी वो 70 सीटें थी। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग के बंटवारे के बाद हमारी टोटल सीटें 299 थी, टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, सो इतनी सी चीजें यहाँ पे बेसिकली समझनी थी। ठीक है, अदर फंक्शन, उसके अलावा जो है कुछ अन्य फंक्शन भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा परफॉर्म किए गए। ठीक है, सो बेसिकली संविधान निर्माण के अलावा यहाँ पे और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। पहला तो ये कि भारत की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ के अंदर, ठीक है, भारत की मेंबरशिप को रेटिफाई किया गया। भारत जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर होगा, इसको रेटिफाई किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 1949 के अंदर। ठीक है, सो 1949 के अंदर रेटिफाई किया गया कि भारत जो है कॉमनवेल्थ की सदस्यता हासिल करेगा, सदस्य बनेगा कॉमनवेल्थ का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत जो है नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करेगा। ठीक है, अडॉप्ट किया भारत ने 22 जुलाई 1947 को। उसके अलावा इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा भारत का जो नेशनल एंथम है वो भी अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। साथ ही साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं को भारत का पहला प्रेसिडेंट भी 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अन्य फंक्शन कौन कौन से थे कि इन्होंने कॉमनवेल्थ में भारत की मेंबरशिप को रेटिफाई किया, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को, नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को, नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले, आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति जो है चुने गए। ठीक है, सो बेसिकली ये सारे के सारे अदर फंक्शन थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किए गए। ठीक है, सो संविधान निर्माण में टोटल हमारे कितने सेशंस थे, हमारे 11 सेशन लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान के निर्माण में। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा यहाँ पे हमारे संविधान के निर्माण में। उसके अलावा हमने 60 देशों, ठीक है, 60 कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको बेसिकली कंसीडर किया था, उनको पढ़ा था। इन 60 देशों के संविधान को कंसीडर करने के बाद, इनको पढ़ने के बाद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें ये बेहतरीन संविधान दिया था। ठीक है, उसके अलावा खर्चे की अगर हम बात करें तो 64 लाख रुपए का, ठीक है, 64 लाख रुपए का यहाँ पे खर्चा हुआ था टोटल ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे 64 लाख रुपए की लागत आई थी। 60 देशों के संविधान को हमने कंसीडर किया था जब हम अपने संविधान को बना रहे थे, उसके बाद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। ठीक है, सो 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन था। ठीक है, सो बेसिकली लास्ट सेशन कब था, 24 जनवरी 1950 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका फाइनल सेशन था, लास्ट सेशन था। ठीक है, उसके अलावा बेसिकली दो ही हमने जैसे बात की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 फंक्शन थे। ठीक है, एक तो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में काम करना जो 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसकी लास्ट मीटिंग कब थी, इसकी लास्ट मीटिंग थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को इसकी
लास्ट मीटिंग थी, ठीक है। सो इसीलिए इसका पहला फंक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा फंक्शन था कि ये लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करेगी, और लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में इसने काम जारी रखा। ये फंक्शन इसका लगातार रहा। कब तक रहा? जब तक भारत के अंदर पहले जनरल इलेक्शन नहीं हो गए, और जनरल इलेक्शन के बाद यहाँ पे भारत ने अपने नए पार्लियामेंट का चुनाव नहीं कर लिया, ठीक है। जब तक भारत के अंदर नई पार्लियामेंट नहीं बनाई गई, तब तक जो है लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और भारत में पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 1951 से 52 के बीच में, ठीक है। 1951-52 में जो है भारत के पहले चुनाव हुए थे। उसके बाद हमारी नई पार्लियामेंट चुनी गई, और यहाँ पे अंत हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। सो यहाँ पे वेरियस कमिटीज भी हैं, ठीक है, वेरियस कमिटीज भी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब संविधान निर्माण का काम हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम हो रहा था, तो यहाँ पे कई सारी कमिटी जो है बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। कई सारी कमिटी अपॉइंट की गई थी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के काम के लिए, ठीक है। जिसमें से 8 जो थी हमारी मेजर कमिटीज थी, 8 जो थी वो मेजर कमिटीज थी, और कुछ अन्य यहाँ पे माइनर कमिटीज बनाई गई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए, ठीक है। सो बेसिकली 8 मेजर कमिटीज थी और फ्यू यहाँ पे माइनर कमिटीज थी, ठीक है। सो मेजर कमिटीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मेजर कमिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा यूनियन पावर कमेटी किसके अध्यक्ष कौन थे? यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष थे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। देखो पीटी में ना कमिटीज और उनके अध्यक्ष, ये पॉइंट बहुत बार पूछता है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो सवाल था ये 2019 में भी आया था, कमिटीज और उनके हेड से संबंधित। सो हर 2-3 साल में ये रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। सो अभी जो है 19 में आया था, 20 में नहीं आया, 21 में नहीं आया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज यहाँ पे हेड प्लीज देख लीजिए यहाँ पे मेजर कमिटीज के। यूनियन पावर कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हेडेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे 8 मेजर कमिटीज थी, ठीक है, जिसमें से प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, एंड यूनियन पावर कमेटी चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके अलावा एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है। इसके हेड कौन थे? यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और ये जो एडवाइजरी कमेटी थी, इसकी 5 सब कमेटियां भी थी, ठीक है, 5 सब कमिटीज भी थी। एक थी फंडामेंटल राइट सब कमेटी, जिसके हेड थे यहाँ पे JB कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे यहाँ पे HC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, इसके अध्यक्ष थे यहाँ पे गोपीनाथ बारदोलोई जी, ठीक है। सो उसके अलावा बेसिकली एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन द असम सब कमेटी, इसके हेड थे AV ठक्कर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी यहाँ पे 5वीं कमेटी थी, ठीक है। सो उसके अलावा जो थी हमारी मेजर कमिटीज में, रूल प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष थे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। सो 8 में से 3 कमिटीज के अध्यक्ष थे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 2 के यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सो याद रहेगा यहाँ पे स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स प्रोसीजर कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सो स्टेट कमेटी और यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है यहाँ पे किसके द्वारा चेयर की जा रही थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। सो ये 8 जो है मेजर कमिटीज थी, 8 मेजर कमिटीज थी, ठीक है। उसके बाद कुछ माइनर कमिटीज भी हैं। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ठीक है, हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद। क्रीडेंशियल कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी पिटाबी सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मावलंकर। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट S वर्दचारी, ठीक है। कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस पटाबी सीतारमैया। एक्सपर्ट कमिटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविंसेस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नलिनी रंजन सरकार, ठीक है। सो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटी SK धर। स्पेशल कमीशन ऑन एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप S वर्दचारी, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा
ये जो ये कुछ मेजर और माइनर कमिटीज हैं, यहाँ पे इनके हेड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। सो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कमिटी थी वो थी हमारी ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। सो बेसिकली इसका काम क्या था, यहाँ पे ड्राफ्ट तैयार करना, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे संविधान का जो ड्राफ्ट था वो किसके द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारे नए संविधान का ड्राफ्टिंग का काम जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है। ये कब बनाई गई थी, इसको बनाया गया था 29 अगस्त 1947 में, 29 अगस्त 1947 को इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। सो याद रखिएगा इसमें मेंबर कौन कौन से थे। ऑब्वियसली यहाँ पे जो चेयरमैन थे वो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, और 7 यहाँ पे अन्य मेंबर भी थे, जिसमें से 2 मेंबर्स को रिप्लेस किया गया था, ठीक है। टोटल 7 मेंबर थे, जिनमें से 2 मेंबर्स को रिप्लेस किया गया था। एक तो थे एन माधव राव, इनकी जगह पे BL मित्तर जो है बेसिकली इन्होंने रिप्लेस किया था BL मित्तर को, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ही रिप्लेस्ड BL मित्तर, यहाँ पे एन माधव राव ने BL मित्तर को रिप्लेस किया था, ठीक है। यहाँ पे खराब हेल्थ की वजह से इन्होंने रिप्लेस किया था। उसके अलावा DP खेतान को भी इन्होंने TT कृष्णमाचारी जी के द्वारा रिप्लेस किया गया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1949 में, ठीक है। सो याद रखना DP खेतान की जगह पे TT कृष्णमाचारी और BL मित्तर की जगह पे एन माधव राव जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर शामिल हो गए थे। अन्य जो 5 मेंबर है, ऑब्वियसली हमने बात कर ली, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो है यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसमें इसने पहला ड्राफ्ट पब्लिश किया, ठीक है। सो बेसिकली इसने क्या किया, इसने एक ड्राफ्ट तैयार किया और उसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली पहला ड्राफ्ट जो है इसने बना के हमारे संविधान के लिए जो ड्राफ्ट बनाया, जो नए संविधान के लिए ड्राफ्ट किया, इसने पब्लिश कर दिया। और कब किया उसको फरवरी 1948 के अंदर, फरवरी 1948 के अंदर इसको पब्लिश कर दिया। और बेसिकली यहाँ पे भारत को लोगों को यहाँ पे 8 महीने का समय दिया गया, ठीक है। 8 महीने का समय दिया गया कि आप इसको पढ़ो, और यहाँ पे बेसिकली इससे संबंधित जो अमेंडमेंट आप चाहते हो, जो चेंजेस इसको के अंदर होने चाहिए, उनके बारे में सजेशन दीजिए, ठीक है। सो बेसिकली क्या किया गया, पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसे पब्लिश किया गया फरवरी 1948 में। 8 महीने का समय दिया भारत के लोगों को कि लोग इस पे कमेंट करें, पब्लिक कमेंट करें, ठीक है, क्रिटिसाइज करें, अपने अपने सजेशंस दें ड्राफ्टिंग कमेटी को, जिसके आधार पे सेकंड ड्राफ्ट जो है तैयार किया जाए, ठीक है। सो पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पब्लिश हुआ। 8 महीने का समय दिया लोगों को कि यहाँ पे लोग क्रिटिसाइज करें, बात रखें, अपने अपने सजेशंस दें, रिकमेंडेशन दें। और इस 8 महीने के समय के बाद अक्टूबर 1948 के अंदर, ठीक है, अक्टूबर 1948 के अंदर यहाँ पे दूसरा ड्राफ्ट पब्लिश किया गया, ठीक है। सो अक्टूबर 1948 में दूसरा ड्राफ्ट पब्लिश किया गया, ठीक है। सो देन इसके बाद जो है फर्दर इस ड्राफ्ट के बेसिस पे ही भारत ने नए संविधान का निर्माण किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हमारा इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, देन उसको 8 महीने के लिए पब्लिश किया, फिर सेकेंड ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार किया। ये जो फिर सेकेंड ड्राफ्ट तैयार किया गया, ठीक है, अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 1948 में, फिर इसकी रीडिंग की गई, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले फाइनल ड्राफ्ट जो है 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अक्टूबर 1948 में हमने सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया था, तो यहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया, जिसकी पहली रीडिंग हुई, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन हुआ, इस पे 5 दिन तक लगातार बात होती रही, ठीक है। सो 5 दिन तक लगातार बात हुई, डिबेट हुई, डिस्कशन हुआ, जब ये प्रस्तुत किया गया फाइनल ड्राफ्ट। उसके बाद जो है सेकंड, ठीक है। सो ये जो सेकंड रीडिंग हुई, यहाँ पे सेकंड रीडिंग ऑफ द फाइनल ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन 15 नवंबर, ठीक है। सो यहाँ पे 5 दिन की लगातार डिस्कशन के बाद यहाँ पे सेकंड रीडिंग स्टार्ट होती है। सेकंड रीडिंग स्टार्ट हुई 15 नवंबर 1948 को, और देन यहाँ पे 17 अक्टूबर 1949 को जो है यहाँ पे एंड हो गया। और फाइनली थर्ड रीडिंग हुई हमारी 14 नवंबर 1949 को। देन यहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक मोशन प्रस्तुत किया और कहा कि भारत का जो संविधान है वो यहाँ से पास
होता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे नवंबर 1949 के अंदर भारत का जो संविधान था वो बेसिकली बन के तैयार हो गया। ठीक है, सो बेसिकली एक मोशन मूव किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जिसमें कहा गया कि भारत का जो संविधान है वो पास होता है 26 नवंबर 1949 के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इस ड्राफ्ट के ऊपर सभी जो मेंबर्स थे, जो प्रेसिडेंट थे, सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए और यहाँ पे पास कर दिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये ड्राफ्ट किया गया था संविधान, उसको पास किया गया सभी मेंबर्स के द्वारा, राष्ट्रपति ने अपने सिग्नेचर इस पे किए। ठीक है, संविधान बनने के बाद यहाँ पे बेसिकली प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द डेट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल एज द डेट ऑन विच द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गेव देमसेल्व्स दिस द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली संविधान तैयार करने के बाद, अडॉप्ट करने के बाद यहाँ पे एक प्रियम्बल भी बेसिकली ऐड की गई थी इसमें। ठीक है, और प्रियम्बल जो है पूरा संविधान बनने के बाद ही इसमें इनेक्ट की गई थी। और हमारी प्रियम्बल के अंदर ये जो डेट है 26 नवंबर 1949 की, इसको मेंशन किया गया है कि भाई 26 नवंबर 1949 को भारत के जो लोग हैं, ठीक है, इस तारीख को भारत के जो लोग हैं, यहाँ पे ये जो संविधान बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, भारत के लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं एंड गेव देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेसिकली ये चीज हमने देख ली कि हमारा संविधान अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 का। इसमें एक प्रियम्बल थी, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, सो बेसिकली 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और एक प्रियम्बल के साथ हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, अडॉप्ट हो गया 26 नवंबर 1949 को। प्रियम्बल यहाँ पे संविधान बनने के बाद जो है बेसिकली इनेक्ट की गई। प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। ठीक है भाई, एक बात बताओ यहाँ पे ना, प्रियम्बल बाद में क्यों अडॉप्ट की गई? क्योंकि यहाँ पे हमारे संविधान जो प्रियम्बल है वो क्या है, बेसिकली एक आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, प्रियम्बल क्या है? एक आइडेंटिटी कार्ड है जो हमारे संविधान के अंदर लिखा है, उन सभी की एक समरी के रूप में हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन किया गया। ऑब्वियसली यहाँ पे जब हम अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे संविधान का, तो ही हम उसकी समरी लिख पाएंगे, कि पहले समरी लिख लेंगे, बाद में हम इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो पहले कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की हमने, उसके बाद यहाँ पे समरी तैयार की, अपना आइडेंटिटी कार्ड तैयार किया, बेसिकली प्रियम्बल को बाद में हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, सो याद रहेगा बेसिकली बाद में इनेक्ट की गई है हमारी प्रियम्बल। ठीक है, सो इतना सा पॉइंट ये समझने था। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे जब हमारा संविधान बेसिकली जब एनफोर्स हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सो कुछ ऐसे प्रावधान थे हमारे संविधान के, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। ठीक है, सो बेसिकली ये जो थे ये तुरंत ही फोर्स में आ गए थे। ठीक है, सो कुछ ऐसे प्रावधान थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो यहाँ पे बेसिकली तुरंत ही फोर्स में आ गए थे, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल प्रोविजन, शॉर्ट टाइटल लाइक आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 326, 366, 367, 379। सो बेसिकली ये सारे के सारे आर्टिकल जो है यहाँ पे तुरंत ही फोर्स में आ गए थे जब हमने अपना संविधान अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बाकी के सारे जो थे वो प्रावधान कब फोर्स में आए? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान बेसिकली पावर में आया, फोर्स में आया। उसके बाद रेस्ट ऑफ द जो प्रोविजन थे, रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन थे, वो सारे के सारे कब फोर्स में आए? 26 जनवरी 1950 को। पर कुछ ऐसे प्रावधान थे, कुछ ऐसे प्रोविजन थे जब जो कि 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे तभी के तभी फोर्स में आ गए थे। ठीक है, सो 26 जनवरी की ही डेट हमने क्यों यहाँ पे बेसिकली चूज की? क्यों ही हमने यहाँ पे बेसिकली 26 जनवरी की ही डेट चूज की हमारे संविधान की कमेंसमेंट के लिए? तो बेसिकली हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ही हमने 26 जनवरी का दिन चुना था। ठीक है, सो बेसिकली हमें इसको इंपॉर्टेंस देनी थी, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि 1930 में पूर्ण स्वराज जो है यहाँ पे मनाया गया था। ठीक है, बेसिकली रावी नदी के किनारे पे दिसंबर 1929 में, ठीक है, सो रावी नदी के किनारे पे दिसंबर
29 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के समय पे कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को जो है भारत अपना पहला पूर्ण स्वराज मनाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इंडिपेंडेंस डे मनाएगा अपना 26 जनवरी 1930 को, और इसीलिए इसी डेट को बेसिकली यादगार बनाने के लिए, हिस्टोरिकल बनाने के लिए ही 26 जनवरी की ये डेट जो है अडॉप्ट की गई थी, ठीक है। सो बेसिकली इट वाज ऑन दिस डे इन द 30 दैट पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड, ठीक है। सो 26 जनवरी 1930 को भारत के अंदर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, और ये कब अडॉप्ट किया गया था? लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में रावी नदी के किनारे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, हम जो है पूर्ण स्वराज मनाएंगे, भारत का, आजाद भारत का बेसिकली हमें यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है, पूर्ण स्वराज डे जो है हमें मनाना है, ठीक है। सो इसीलिए इसी डेट को कमेंस करने के लिए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी इसकी, इसको यादगार बनाने के लिए ही 26 जनवरी की डेट जो है अडॉप्ट की गई है, ठीक है। सो विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 with all the enactment amending और supplementing the later act were repealed, ठीक है। सो बेसिकली जैसे ही हमने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को बेसिकली कमेंस किया, इसको अपनाया, तो यहाँ पे जितने भी ऑलरेडी इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान लागू थे, वो सारे के सारे यहाँ पे रिपील हो गए, ठीक है। सो बेसिकली फोर्स में, हमारे संविधान के फोर्स में आते ही यहाँ पे जो भी अदर प्रोविजन लागू थे हमारे भारत के अंदर, वो सारे के सारे रिपील हो गए, ठीक है। सो बेसिकली ये सारे प्रावधान थे। उसके अलावा याद रखिएगा एक हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित भी एक प्रावधान था, ठीक है। सो बेसिकली क्या है ये हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनली हमारा जो भारत का संविधान है, ठीक है, सो बेसिकली इसमें डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। सो हिंदी से संबंधित कोई भी प्रावधान जो है इसमें मेंशन नहीं किया गया था, पर बाद में 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के अंदर कहा गया कि जो भी संविधान के अंदर लिखा है, ठीक है, सो जो भी प्रावधान, जो भी प्रोविजन, जो भी अमेंडमेंट हुए, हमें उनको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करने हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड इन द न्यू आर्टिकल 394A इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज हमारे 22वें पार्ट के अंदर आर्टिकल 394A के अंदर लिखा गया है कि जितने भी प्रोविजन जो है हमारे संविधान के अंदर मेंशन है, भले ही अमेंडमेंट है, प्रोविजन है, वो सारे के सारे जो है यहाँ पे हिंदी भाषा के अंदर ट्रांसलेट होने चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, द प्रेसिडेंट शेल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी, ठीक है। सो बेसिकली प्रेसिडेंट जो है पब्लिश करेंगे अपनी अथॉरिटी में, क्या पब्लिश करेंगे कि भाई हिंदी लैंग्वेज के अंदर हमारे संविधान का ट्रांसलेशन हो, ठीक है। सो हमारे संविधान के हर प्रोविजन को, हर बेसिकली एक्ट को, हर आर्टिकल को यहाँ पे ट्रांसलेट किया जाएगा हिंदी भाषा के अंदर, ठीक है। सो द मॉडिफिकेशन विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन कंफर्मिटी विद द लैंग्वेज स्टाइल टर्मिनोलॉजी अडॉप्टेड इन द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल एक्ट इन हिंदी कैन बी मेड इन इट, ठीक है। सो बेसिकली जितनी भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, जितने भी यहाँ पे प्रावधान है, उन सभी को मॉडिफाई किया जाएगा, किस फॉर्म में, इन सभी को मॉडिफाई करके चेंज किया जाएगा हिंदी भाषा के अंदर, ठीक है। जितने भी हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी यहाँ पे बेसिकली अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर द पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट, ठीक है। सो बेसिकली जितने भी चेंजेस हुए हैं, जितने अमेंडमेंट हुए हैं, उन सभी को भी हिंदी के अंदर ही ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है। एंड द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश, जितने भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं और जो इंग्लिश में, इंग्लिश के अंदर लिखे हुए हैं, उन सभी को यहाँ पे हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन इंग्लिश, ठीक है। सो जो भी यहाँ पे ट्रांसलेशन किया जाएगा हमारे संविधान का, जो भी अमेंडमेंट का यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट पब्लिश्ड हुए हैं, उन सभी का जो ट्रांसलेशन किया जाएगा वो सेम मतलब होना चाहिए। जब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल सेम मीनिंग रहना चाहिए, ठीक है। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस, यहाँ पे अगर ट्रांसलेट करते हुए कोई भी डिफिकल्टी आती है, तो प्रेसिडेंट शेल कॉज द हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज्ड सुटेबली, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे राष्ट्रपति साहब को ध्यान देना होगा कि जो भी ट्रांसलेशन यहाँ पे की जा रही है, वो बेसिकली जो रिवाइज की जाए, ट्रांसलेट की जाए हिंदी
हिंदी के अंदर जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस ये जो है प्रॉपर वे से होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जब हर वर्ड को हम ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो सुटेबल लैंग्वेज, हिंदी सुटेबल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट होने चाहिए, ताकि मीनिंग यहाँ पे अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो मतलब इंग्लिश में है वही मीनिंग यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए, और इस चीज को बेसिकली प्रेसिडेंट जो है फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शैल बी डिमांड टू बी और फॉर ऑल पर्पसेस इट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी, ठीक है। सो बेसिकली जो भी संविधान का ट्रांसलेशन हो रहा है, हर अमेंडमेंट का जो भी पब्लिश हुई है, उन सभी को बेसिकली सभी पर्पसेस के लिए, सभी जगह के लिए यहाँ पे हिंदी के अंदर उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये थे सारे के सारे प्रावधान हमारे संविधान से रिलेटेड। उसके अलावा कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म क्या है? पहला तो क्रिटिसिज्म ये है कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली इसको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्यों नहीं कहा गया? इन्होंने कहा कि सभी के सभी जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली नहीं चुने गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली भारत के लोगों के द्वारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो नहीं किया है मेंबर्स को चुनने के लिए, इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कहा गया कि भाई ये सॉवरेन बॉडी भी नहीं है। सॉवरेन बॉडी का मतलब कि भाई हमारे भारत के लोगों के द्वारा इसको नहीं बनाया गया है, ये बनाई गई थी बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के द्वारा, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के द्वारा बनाई गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही यहाँ पे इसके सेशन आयोजित किए जाते थे, इसीलिए कहा गया कि ये जो है ये एक सॉवरेन बॉडी भी नहीं थी। दूसरा कहा गया कि ये तो बहुत ज्यादा इसने टाइम कंज्यूम किया है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग बॉडी थी, लगभग 2 साल का समय इसने लिया था, ठीक है। सो 2 साल 11 महीने का समय इसने लगाया संविधान बनाने में। ऑन द अदर हैंड अमेरिका का संविधान तो 4 ही महीने में बन के तैयार हो गया, ठीक है। सो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है एक बेसिकली एक टाइम कंज्यूमिंग बॉडी थी। दूसरा कहा कि इसमें तो सारे के सारे सदस्य ही कांग्रेस थे, सारे के सारे बेसिकली मेंबर जो थे वो कांग्रेस के ही थे। सो सभी के सभी मेंबर इसमें कांग्रेस के थे, इसीलिए ये तो कांग्रेस डोमिनेटेड बॉडी है, इसीलिए भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। सो लॉयर और पॉलिटिशियन डोमिनेशन, ठीक है। सो इसमें कहा गया कि जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे मैक्सिमम में से मैक्सिमम तो पॉलिटिशियन है या फिर लॉयर है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से अगर हम लैंग्वेज देखते हैं हमारे संविधान की, वो डिफिकल्ट है, ठीक है। सो लैंग्वेज डिफिकल्ट है, बल्किनेस यहाँ पे बेसिकली इन्हीं की वजह से आया कि यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर लॉयर और पॉलिटिशियन थे। कॉम्प्लिकेटेड भाषा होने के पीछे भी यही रीजन है कि हमारे संविधान की जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है। उसके पीछे कारण यह है कि मैक्सिमम लोग लॉयर और पॉलिटिशियन थे, जिसकी वजह से हमारा जो संविधान बल्कि बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये कुछ जो है बेसिकली यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिसिज्म है, ठीक है। सो इसके साथ ही हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। अब बेसिकली अनअकैडमी जो है आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं देता है, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, ठीक है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर टेस्ट सीरीज होती है, और यहाँ पे स्टैटिक क्विज का भी आयोजन होता है। इवनिंग में 7:30 पे करंट अफेयर टेस्ट का आयोजन होता है, और सुबह 10 बजे हमारे स्टैटिक क्विज का आयोजन होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन अवेलेबल है। मेरी जो स्पेशल प्लेटफॉर्म पे क्लास होती है वो पॉलिटी एमसीक्यूज की होती है। 8:30 पे मेरी क्लास होती है, और खुद को एनरोल करवाने के लिए हमेशा रेफरल कोड यूज कीजिए। जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन ले, किसी टेस्ट में खुद को एनरोल करवा रहे हैं, ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा, mreena10, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है वेरियस कोर्सेज भी अनअकैडमी आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा है। So that's all from my side, guys. Thank you so much. Have a nice day. All the very best for your examination. Let's crack it.